हमारे फेसबुक लाइव पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे फेसबुक कट्टा पे देश के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी उपस्थित है। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नितिन जी को देश पुलकरी, रोडकरी के नाम से जानते हैं। सर, मुंबई में आपको ब्रिजमोहन के नाम से जानते हैं और संघ के एक आम स्वयंसेवक से लेकर आज देश के बहुत बड़े नेता के रूप में सर का जो संघर्ष है, वो संघर्ष की खरोच आपके व्यक्तिमत्व पे कभी दिखती नहीं, या आपके व्यक्तित्व में वो कड़वाहट कभी दिखती नहीं। आज आप नागपुर में भी आम लोगों को उतनी सहजता से उपलब्ध होते हैं जितनी सहजता से आप 20-25 साल के पहले उपलब्ध होते थे। नितिन जी आज भी अपने पोते के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं, उसको दिवाली में फटाके लेने जाते हैं। अगर उस फटाके लेते समय कोई गरीब का बच्चा दिखा तो उसकी सर की प्रायोरिटी वो गरीब के बच्चों की रहती है। आज भी नितिन जी अपने पोतों के साथ में आइसक्रीम लेने जाते हैं और एक सामान्य रूप से आज नितिन जी देश में एक नेता के तौर पर और नागपुर के लोकप्रिय जननेता के तौर पर उभरे हैं। मैं नितिन जी को पूछना चाहूँगा कि सर, पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? पिछला लोकसभा का चुनाव मेरा पहला चुनाव था और ये स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में होता है कि जो उम्मीदवार और जो पार्टी चुनकर आती है तो 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया है और 5 साल के कार्य का मूल्यांकन एक प्रकार से परीक्षा के रूप में होता है। मैं इस 5 साल की परीक्षा में मैं कैसा पास हुआ हूँ और मुझे कितने मार्क देना ये तो जनता तय करेगी, पर इस 5 साल में मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में करीब 70,000 करोड़ के काम किए हैं। मेट्रो है, कुछ काम हुए हैं, कुछ शुरू हुए हैं। अजनी में 1200 करोड़ का अमेरिकन आर्किटेक्ट बना हुआ बड़ा पैसेंजर हब बन रहा है। 2000 करोड़ का भी एयरपोर्ट बन रहा है। मेट्रो 9000 करोड़ की लगभग पूरी हुई है। 11,000 का नया फेज शुरू हो रहा है। IIM है, एम्स है, IIIT है, सिम्बायोसिस वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी खुल गई है, लॉ यूनिवर्सिटी खुली है। मैंने वादा किया था कि मैं कम से कम 50,000 लोगों को मिहान में रोजगार दूंगा। 25,000 लोगों को दे चुका हूं और 25,000 लोगों को बुटीबोरी, हिंगना और नागपुर मेट्रो से पकड़ के काफ़ी बड़ा रोजगार मिला है। और आने वाले साल 1.5 साल में मैं 50,000 का टारगेट मिहान का पूरा करूंगा। इन्फोसिस, SCL, रामदेव बाबा, ये सब काम जोरों में शुरू, अभी तक उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है, वहाँ भी रोजगार मिलेगा। नागपुर ये एविएशन का हब बन रहा है। बोइंग और एयरबस, इनके 1200 पार्ट्स नागपुर में बनते हैं। अब डसॉल्ट के करीब 200 करोड़ के जो उनका फाल्कन जो जेट इंजन का विमान है उसके पार्ट्स यहाँ बने और वो इंजन प्लेन अब यहाँ बनने वाला है। तो नागपुर बदल रहा है। नागपुर में नागपुर का विकास हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे गार्डन्स हो। मैं 350 खेलने के स्टेडियम बना रहा हूँ और मैंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया। तो नागपुर में जो 350 ग्राउंड्स अच्छे बनाने का मैंने संकल्प किया है, जहाँ 1.5 लाख 1.25 लाख लड़के खेलेंगे। करीब 150 ग्रीन जिम्स गार्डन में लगा है ताकि सीनियर सिटीजन कुछ व्यायाम कर सके। और मैंने खासदार क्रीड़ा महोत्सव के रूप में करीब 50,000 प्लेयर्स, 29 गेम्स, 17 दिन तक 5 लाख लोगों ने इसका आनंद लिया। सांस्कृतिक महोत्सव, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के निमित्त 17 कार्यक्रम हुए, उसमें रोज 40-40, 50,000 लोगों ने भाग लिया। नागपुर के 1000 कलाकारों का उसमें सहभाग था। हेल्थ सर्विसेज में मैंने हार्ट के ऑपरेशंस हो, दिव्यांगों के लिए अनेक पैर लगाना, हाथ लगाने के काम हो, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस हो, करीब 1.5 लाख महिलाओं का चेकिंग करके कैंसर डिटेक्शन का बात हो, जो मैं कर सका, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, ये सब क्षेत्रों में मैंने सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। अब मेरा विश्वास है कि नागपुर में जिस प्रकार से मेट्रो बन रही है, 20-20 मंजिलों का स्टेशन है, फ्रेंच आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइंस किया है, 65% सोलर पावर है। मेट्रो अपने आप में देश की पहले नंबर की मेट्रो है। फर्स्ट लेयर पर रोड है,
फिर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर मेट्रो है, मेट्रो के ऊपर भी मेट्रो है, 3 लेयर 4 लेयर, ये देश में कहीं नहीं है। और 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया स्टेशन के निमित्त डेवलप हो रहा है और उस एरिया से महापालिका का भी उत्पन्न बढ़ेगा, मेट्रो का भी बढ़ेगा। मेट्रो शुरू होने के पहले ही मेट्रो को 160 करोड़ की कमाई हो गई है। मेट्रो को जोड़ने के लिए साइकिल की सर्विस होगी, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होगा, इलेक्ट्रिक बस होगी। तो मैं मेरे सपनों का नागपुर, नाग नदी का सौंदर्यीकरण करने का योजना मंजूर हुई। मैं हमारे फुटाला पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन खड़ा हो रहा है, जिसकी कमेंट्री गुलजार की है, संगीत रहमान का है और 3 ऑस्कर विजेता उसके साउंड इंजीनियर्स हैं। मुझे लगता है 50 मीटर, वो एक बार 50 मीटर ऊपर पानी जाएगा और पानी डांस करेगा, तो ये वर्ल्ड का आकर्षण होगा। तो एक प्रकार से नागपुर के गार्डन्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, सब जगह पर सभी क्षेत्रों में नागपुर आगे कैसे जाए और जात पंथ धर्म भाषा सेक्स पार्टी इसका विचार न करते हुए मैंने सबके साथ काम किया। जिन्होंने मेरा विरोध किया उनका भी मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे साथ दिया उनका भी मैंने काम किया। छोटी राजनीति कभी की नहीं। इससे ही एक जुड़ा हुआ सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि जैसे राहुल गांधी जी के चुनाव क्षेत्र के काम आप किए हैं, सोनिया जी ने आपको थैंक्स लेटर भी भेजा था, मुलायम सिंह जी आपको अक्सर पूछते हैं कि आप इतना काम कैसे करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटे आपके फैंस हैं, तो ये कैसे संभव होता है आपको? ये कोई कैलकुलेशन से नहीं हुआ है, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है। मैं बहुत पहले से दोस्ती बनाना चाहता हूँ, दोस्त को बनाता हूँ। कभी मैं छल कपट कारस्तान का आधार मैंने लिया नहीं है। अपनी रेशा बड़ी करने के लिए दूसरे के पूछने का भी काम नहीं किया है और इसलिए मैं किसी को विरोधक भी नहीं मानता हूँ और कोई मुझे ऊपर टिक्का टिप्पणी करते उसके जवाब भी नहीं देता हूँ। और इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जिसमें जनता है जो निर्णय करे। तो मुझे लगता है कि ये नैसर्गिक स्वभाव से जो लोगों से संपर्क आया उससे पार्टी के बाहर भी दोस्ती बनी, मित्र बने और मैत्री जो है वो निभाने का काम मैंने किया। कभी कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं पर कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि मैं एक बात है कि पार्टी और विचारधारा और संगठन इसके प्रति मुझे बहुत अभिमान है और उसके ऊपर अन्याय होगा ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। पार्टी और कार्यकर्ता को तो मैं अपना परिवार मानता हूँ और इसलिए कभी परिवार मानने के कारण कभी गुस्सा भी करता हूँ, कभी प्रेम भी करता हूँ, पर मैं उनकी चिंता करता हूँ। और मैंने सबको कहा है कि आप अपने परिवार का जैसा सोचते हो वैसे कार्यकर्ता के बारे में सोचिए। 5 साल पहले जब आप नागपुर के सांसद बने 2014 में, जब आपने जो सपने देखे थे तो कितने पूरे हुए ऐसे आपको लगता है 5 साल के बाद? देखो, सपने कभी पूरे नहीं होते। एक बार दिखे हुए सपने हम पूरे करते हैं तो नए सपने आ जाते हैं। सपनों का कोई एम नहीं होता। पर एक बात है कि मैंने दिखाए हुए सपने थे उससे कई गुना ज़्यादा काम कर लिया है। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपनों का काम शुरू हुआ है, कुछ आगे होगा। पर एक अच्छा हिंदी में गाना था, वो आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे हुए कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में होते हैं। समीर का गीत एक फिल्म में आया था, तो ये बहुत गीत मुझे पसंद आया। तो सपने दिखाना बहुत आसान है। दिखाए हुए सपनों से जनता खुश होती है, ये भी सच है। पर दिखाए हुए सपनों को अगर पूरा नहीं किया तो जनता बहुत नाराज होती है, ये भी सच है। मैंने आउट ऑफ बॉक्स विश्वास न रखे ऐसे सपने दिखाए। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है आपके आशीर्वाद से, कि जो मैंने सपने दिखाए वो मैंने पूरे किए और आगे भी जो दिखाऊंगा वो निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करूंगा। सर, एक फेसबुक लाइव पे आपके लिए एक सवाल आया है सूरज बर्डे जी का कि 5 साल के बाद में आप नागपुर को कहाँ देखते हैं? मैं नागपुर को वर्ल्ड की एक अच्छी सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ 24 घंटे पीने के लिए पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होगा, 350-400 खेलने के स्पोर्ट्स के स्टेडियम में मैदानें होंगी, करीब 300-400 बगीचे होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मैंने अभी अम्बाझरी के पास मेट्रो का स्टेशन है, वहाँ से सुधीर मुनगंटीवार जी को अनुरोध किया कि वो पूरा फॉरेस्ट मेट्रो को दे और वह वाटर स्पोर्ट्स होगा अम्बाझरी में। और मेट्रो में आप अम्बाझरी की पूरी प्रदक्षिणा जंगल में घूमते हुए कर सकोगे, वहाँ से उतर कर। ऐसा वहाँ एक
इंटरनेशनल सब बर्ड्स होंगे, अच्छा क्लाइमेट होगा, इकोलॉजी होगी और वहाँ लोग एंजॉय करेंगे। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है, अब वर्ल्ड के लोग नागपुर आने लगे हैं। थाडोबा हमारे पास है, पेंच है और साकाना है, तो मुझे लगता है उमरेड का भी फॉरेस्ट अच्छा डेवलप हुआ है। तो नागपुर में इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इन टूरिस्ट आने से सबको बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ रोजगार निर्माण होता है। तो मेरा हर बार प्रयास है कि नागपुर कैसा डेवलप हो, विदर्भ कैसे डेवलप, कोल हमारे पास है, मैग्नीज है, उसके आधार पर उद्योग कैसे हो। अभी मैग्नीज का 1000 करोड़ का काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन का कार्य का शुभारंभ हुआ है। इस विदर्भ का विकास कैसे हो, यहाँ के किसान आत्महत्या कैसे ना करें, यहाँ किसानों के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, इसलिए मैं गढ़चिरौली जिले को बायो एविएशन फ्यूल का हब बनाना चाहता हूँ। मैं नागपुर महानगर पालिका की बसेस सीएनजी पर चलाना चाहता हूँ, बायो सीएनजी पर, जो किसानों ने तैयार की है। 60 करोड़ रुपए साल का घाटा बचेगा। मैं चाहता हूँ, मेरा एक ऐसे आउट ऑफ बॉक्स सपना है कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा, इन 6 जिलों को मैं डीजल से मुक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ किसानों ने तैयार किए हुए सीएनजी पर बसेस और ट्रक चलेगी, इलेक्ट्रिक पर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी। एक मेरा सपना, बहुत कठिन काम है पर मैंने उसको संकल्प किया है, मैं करूँगा। मेरे पास अभी 60,000 एकड़ गन्ना है जो हमारे किसानों ने लगाया। अब 60,000 एकड़ सब्जी, और उस सब्जी को दुबई और दोहा तक एक्सपोर्ट करना और किसानों को अच्छे भाव देना, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा कभी हनी जो है जंगल में, उसको एक्सपोर्ट हो सकता है क्या। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मुंगने की शेंग होती है, इसका जो पाला होता है, उसकी पाउडर 200 टन उसका दुबई में भेजने के लिए उसका अभी करके एक प्रोजेक्ट में तैयार कर रहा हूँ। कहीं भी करके गांव के जवान लड़कों को काम कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा हमारी गरीबी कैसे दूर हो, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला कैसा बने, यही प्रयास है। 5 साल में बहुत से सपने पूरे हुए। मैं बर्डे जी को बताना चाहता हूँ कि ये 5 साल के सपने और इससे कई गुना ज़्यादा पूरे होंगे। और लोगों ने सपने पूरे होने के बाद नए सपने देखने चाहिए। सपने का एंड नहीं होता, और जितनी अपेक्षाएं बढ़ती है, नए सपने देखेंगे उतना और ज़्यादा काम करते जाएंगे। और अच्छे कामों की स्पर्धा भी होनी चाहिए सभी पार्टी और नेताओं में। सब अच्छा काम करेंगे तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। एक सर, यंगस्टर्स आपके काफ़ी फैंस है पूरे इंडिया में। आप जब प्रवास करते तब आप महसूस करते कि यंगस्टर्स में आपके प्रति एक आकर्षण है, आपके जो नए नए आइडियाज, इनोवेशंस रहते हैं, तो उसके ही तहत एक अभिनव तायवाड़े जी है नागपुर के यंगस्टर, उन्होंने सवाल पूछा है कि नागपुर में एंटरटेनमेंट जोन के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? नागपुर में 2 प्रकार है। एक तो नागपुर में गरीब लोगों को जाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट कॉस्टली होते हैं, तो अभी यशवंत स्टेडियम को गिराकर उसमें एक अंबेडकर जी के नाम का सभागृह भी है, पुराने लोगों को दुकानें भी देंगे, स्टेडियम भी वैसे रहेगा, और वहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट मेट्रो ने प्लान तैयार किया है। अब उसमें एंटरटेनमेंट जोन भी होगा। अब देखिए, सुरेश भट्ट सभागृह 2200 कैपेसिटी का, वसंतराव देशपांडे करीब 950,000 कैपेसिटी का। इसके साथ अपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पीकेवी के पास धर्मपेट में एक सभागृह बना है। अभी हम लोग बड़े प्रमाण पर, अब एक पूर्व नागपुर में बंद पड़ा है एनआईटी का, वो काम शुरू करना है। तो हर जगह पर हम ऑडिटोरियम बनाएं, सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स हो, एक्टिविटीज़ बढ़े। अभी सुरेश भट्ट सभागृह में गैदरिंग होने लगे, 5,000 रुपये में फंक्शन की संख्या बढ़ गई, देशपांडे सभागृह में हो। इससे नागपुर का सांस्कृतिक वैभव बढ़ेगा। अब मैं ये तेलंगखेड़ी के पास वेटरनरी कॉलेज की जगह पर हम लोग एक 7 मंजिली का पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, और 8वें मंजिले पर पूरा तालाब की तरफ देखकर करीब एक समय 3,000-4,000 लोग खा सकते हैं, ऐसा फूड मॉल बना रहे हैं। तो ऐसे अनेक जगह पर अभी मैंने ये जयप्रकाश नगर में हम जो एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, जो गार्डन है उसको अच्छा बनाने का हबीब खान आर्किटेक्ट से मैंने डिज़ाइन बनाया, और जो नाला का काम चल रहा है उसको क्रॉस करके एक पुल बनाकर उसमें एक पार्किंग करके बड़ा, और उधर एक अच्छा फूड जोन बनाना है, ताकि लोग कोने में जाकर रास्ते में तकलीफ न, रास्ते में खड़ा ना हो, जाकर वहाँ खा सके। ऐसी 5-7 जगह डेवलप कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से लोगों के लिए उपयोगी होगा। ये जो सावजी मटन है, ये मैं तो मटन नहीं खाता, पर इसको ब्रांडिंग करने की मेरी इच्छा है। अभी उसके 1100 दुकान है। मेरे हिसाब से इसके देश में 1 लाख दुकानों की चेन हो सकती है। नागपुरी सावजी। हाँ, ये हमारे धापेवाड़ा में एक संजू करके है,
उसका सब्जी बहुत अच्छा है। यहाँ से नागपुर से रोज़ 30-40 गाड़ियाँ आती है वहाँ। तो उसको मैंने कहा है कि तुम इसके मसाले को इसका ब्रांडिंग करो और इसका एक फ़ोटो, इसका ब्रांड करके हम पूरे देश में और दुनिया में सावजी ब्रांड करके उसका फॉर्मुलेशन करके इसकी फ्रेंचाइजी दो अलग अलग लोगों को। तो मैं अभी विकास कुमार हमारा एमएलए, उसके पीछे भी लगा हूँ। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और सावजी भी ब्रांड होकर पूरे, अभी पूना में सावजी लोकप्रिय है, मुंबई में लोकप्रिय है। मुझे ये एमएलए बताते हैं कि वो मुंबई में एक सावजी वाला है, वो टिफिन डब्बे लेके आता है और सब लोग गाड़ी में बैठते हैं तो डब्बे टिफिन लेके सब सावजी खाते हैं। तो ये जो चलता है और जो चल सकता है, जिसमें हमारी इकोनॉमी को आधार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे उपक्रमों को बढ़ाना चाहिए। सर, एक संजय भोयर करके नागपुर से, उन्होंने सवाल पूछा है कि जल सिंचन प्रकल्प बढ़ाने के लिए आपकी कुछ भविष्य में योजना? मैंने खुद 1 लाख करोड़ महाराष्ट्र को दिए हैं। बड़ी राजा योजना में 20,000 करोड़ दिए हैं, 25% भारत सरकार के और 75% नाबार्ड का लोन। और आज मुझे बता दें खुशी, केवल अमरावती विभाग को 6,000 करोड़ दिए हैं। जो प्रोजेक्ट 50% से ऊपर काम हुआ बंद पड़ते उनको मैंने 108 प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया है। फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 26 प्रोजेक्ट दिए हैं, वो भी 20,000 करोड़, तो 40,000 करोड़ डायरेक्ट दिए हैं। इस 40,000 करोड़ से महाराष्ट्र का सिंचन 48% तक जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट पूरे होंगे और सिंचन होगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। फिर नदी जोड़ प्रकल्प में तापी नार नर्मदा और दमन गंगा पिंजर, ये करीब 60,000 की 2 योजनाएं मैंने महाराष्ट्र को दी है। उससे गोदावरी पूरा भर जाएगा। ये जो अपना जायकवाड़ी है, ये गोदावरी का डैम बन रहा है, जो वेस्टर्न पठार पर सह्याद्री का जो पानी समुद्र में जाता है, वो पानी रोक कर एक डैम से हम लोग गोदावरी में छोड़ेंगे। उससे जायकवाड़ी 40%, वो 80% भरेगा, पूरा मराठवाड़ा को पानी मिलेगा। अहमदनगर, नासिक, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, जळगांव, यहाँ तापी नार नर्मदा, ये सब के कारण इरिगेशन बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सुखी समृद्ध संपन्न होगा। और इरिगेशन में पानी पाइप, अभी कैनाल से नहीं, पाइप से आएगा और उसके साथ वो ड्रिप से दिया जाएगा। तो किसानों का उत्पादन भी करीब 2.5 गुना बढ़ेगा और पानी का यूज 3 गुना बढ़ेगा। तो मैं देवेंद्र जी के साथ बैठकर महाराष्ट्र के सिंचन को 50% के ऊपर ले जाने का एक आह्वान है। और जिस दिन महाराष्ट्र में 50% इरिगेशन होगा, उस दिन महाराष्ट्र में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। मैंने नेशनल हाईवे के द्वारा बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। अभी मूर्तिजापुर की नदी पुनरुज्जीवित हुई, अजिंठा से बुल्ढाना रोड का काफ़ी हमने पुनरुज्जीवित हुआ, काफ़ी वही एग्रीगेट निकाल कर नदी नालों का खोलीकरण करके वो रोड में यूज़ किया और फुकट में जल संवर्धन का काम हुआ। 170 ब्रिज का मंदारे बना रहा हूँ, लातूर में 3 बन रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र, सोलापुर में बन रहे हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र में बन रहे हैं। इसके कारण अब कहीं टैंकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अनेक योजनाएं जो आउट ऑफ बॉक्स थी, वो पूरा करने का मुझे अवसर मिला। और मैं इस बार महाराष्ट्र को वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के नाते मैंने पुरस्कार में सबसे ज़्यादा पुरस्कार महाराष्ट्र को मिले। तो लोकमत को भी एक मराठी पुरस्कार मिला मीडिया में जल संवर्धन के लिए। उन सबको इतना अच्छा काम महाराष्ट्र में हुआ है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। और आपको बताऊँ, पानी पर पहला यशस्वी प्रयोग हमने 5 साल पहले किया कि जो टॉयलेट का पानी था नागपुर शहर का, वो 100 करोड़ रुपए में हमने बावनकुळे साहब के ऊर्जा मंत्रालय को बेच दिया, कोराड़ी का भरगा। अब हम मौदा को दे रहे 160-70 करोड़ रुपए नागपुर महानगर पालिका को टॉयलेट का पानी बेचकर मिलेगा। अब उस पानी से मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके 100 बसेस चलाऊंगा। अब वो पानी से स्लज निकलता है जो शौचालय की होती है, वो बायोडाइजेस्टर में डालकर, कोई नहीं आया तो मैंने कहा मैं करूँगा, मुझे जिद है ये प्रयोग करने की। और वो स्लज डाल के उससे बायो सीएनजी निकालकर मैं 100 बसेस चलाऊंगा और उसका मुझे प्रकल्प करके दिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव रिसर्च है, क्योंकि मैं युवा लोगों को विशिष्ट रूप से बताऊंगा कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा फ्यूचर है। और एग्रीकल्चर में, बायोफ्यूल में हम रिसर्च करके आगे जाएं। मैंने बाम्बू का तेल निकालकर अभी देहरादून पेट्रोल इंस्टीट्यूट भेजा है। बनियान भी शायद बाम्बू की आपने बनाई है? हाँ, बनियान मैंने नहीं बनाई, बनाने वाले दूसरे हैं, पर मैं इसको प्रोपोगेट कर, साड़ी, कोसे की साड़ी को मैं मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हैंडलूम पर तैयार हुई है। भंडारा जिला। हाँ, तो यहाँ की जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट से, बालों से अमीनो एसिड बनाता हूँ,
जो हमारे महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट का रिसर्च था, अब 25 करोड़ का है। इतना अच्छा हुआ एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने बनाए। तो मुझे लगता है कि करने वालों को चाहिए, नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। ये मेरी फिलॉसफी है। और मैं इसके अभी ये जो बैठा हूँ, ये बाम्बू का सोफा सेट है। ये जो बैठे हुए बाम्बू का सोफा सेट है। मुझे बाम्बू और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारे गांधी जी ने कहा ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमने युवकों को कहना चाहिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और मेरा विश्वास है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप देश का ग्रोथ रेट बढ़ाकर हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। सर, आप ई रिक्शा के से काफ़ी इमोशनली टच है, उसको विरोध भी हुआ, कोर्ट में भी गया, तो भी आपने संघर्ष किया। मैं बचपन में जब महल में रहता था तो अमरावती मामा के यहाँ जाता, तो मेरी माँ, बहन, मैं, वो 4 लोग बैठे थे साइकिल रिक्शा में। और तिलक पुतले के पास जो भाजपा का कार्यालय MS कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ चढ़ाव है। तो बेचारा रिक्शे वाला, हम लोग उतर जाते थे, वो खिंचता था, उसके पसीना निकलता था। उसका वो पीड़ा देखकर मुझे इतना दुख और दर्द होता था, कैसी प्रथा है। और इसलिए मैं मंत्री बनने के बाद मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा, मैंने कहा 1 करोड़ लोग इस देश में आदमी आदमी को ढोने का काम करते हैं, इतनी रिक्शा थे। और मुझे मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम ये है। और मैंने कहा इनको मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ड अगर मिल जाएगा तो कितना बड़ा होगा। मैंने कानून किया, टेक्नोलॉजी आई, अब ई ऑटो रिक्शा आई। अब देश में, अभी मैं नागपुर में रोड पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ 4,500 साइकिल रिक्शा थे नागपुर में, अब लगभग नहीं दिखता, सब ई रिक्शा आया। मुझे इतनी तसल्ली मिली कि मानव का शोषण करने वाली ये कुप्रथा बंद हो गई। और ये इसमें से मैक्सिमम लोग दलित और मुस्लिम समाज के थे, उनको नया जीवन मिला। और मानवता के आधार पर आज बेचारे मैकेनिज्म ड्रिवन रिक्शा चला रहे, दिव्यांग लोग चला रहे, महिलाएं चला रही। तो मुझे इसका बहुत आनंद है। और मैं अब ई ऑटो रिक्शा को तो मैंने ब्रांड बनाकर प्रोपोगेट किया, कानून भी पास किया। और ई ऑटो रिक्शा, ई बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक, इथेनॉल की बाइक, फिर इलेक्ट्रिक की बस, इथेनॉल की बस, और फिर अब मैंने और नया लाया, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस लाई है। वेबकॉस करके मेरे डिपार्टमेंट में हवा में चलने वाली? हाँ, 260 लोग बैठते हैं। मेट्रो की पर किलोमीटर कॉस्ट 350 करोड़ है, उसकी 50 करोड़ है। वो भी बस मैं नागपुर लाऊंगा। वो हवा में चलती है, उसमें ऊपर में केबल होती है, 260 लोग बैठते हैं। और वो इलेक्ट्रिक पर चलती है, उसका टिकट मेट्रो से भी कम होगा और उसकी स्पीड भी उतनी होगी। और क्रांति होगी। अब देश में 10 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, बाड़मेर में कर रहे हैं, उत्तराखंड में 4 कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। मैंने औरंगाबाद का, संभाजीनगर का भी प्रोजेक्ट DPR बनाकर वाइपकोस को मिला है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, और ये तो शहीद चौक में जा सकती, भंडारा रोड पे जा सकती। मैं नागपुर के सब जो कंजेस्टेड रोड थे, भंडारा रोड था, केड़ीबाग रोड था, हमारा मॉडल मिल से जाकर तुलसीबाग वाला रोड था, मनीष नगर का रोड था, कामठी रोड था, सब अच्छे रोड बड़े कर रहे हैं। वहाँ अच्छा पैसा दे रहे, 700 करोड़ देवेंद्र जी ने दिए। हम पूरे 4 लेन के रोड बनेंगे। और नागपुर ये पहला शहर होगा कि जहाँ रोड के ऊपर ब्रिज के ऊपर मेट्रो के ऊपर मेट्रो, और 20-20 मंजिलों का स्टेशन होगा, एयर कंडीशन स्टेशन होंगे, मज़ा आएगी। और नागपुर का, मेरी इच्छा है, नागपुर का गरीब आदमी एयर कंडीशन बस में ही घूमेगा, चिल्लर बस में नहीं घूमेगा। जो गरीब से गरीब है वो एयर कंडीशन बस में होगा। और आज जो बस का किराया उससे कम किराया होगा। तो ये लोगों को कंफर्ट्स मिलना चाहिए, अच्छी सेवाएं मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, अपना आज का फेसबुक कट्टा यानी आपका जो बिंदास स्वभाव है, मस्तमौला स्वभाव है, तो जो आपके दिल की बात फेसबुक लाइव पे सब लोग सुनना चाहते हैं। बीच में आपके कुछ विधानों के वजह से विवाद हुआ था। नागपुर के लोगों को पता है कि आपके मन में कुछ नहीं रहता, आप ऐसे ही बोले जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब उसका अर्थ लोग निकालते हैं तो काफ़ी आप विवादों में आए थे, चर्चा हुई, तो उसकी कुछ तकलीफ हुई आपको? देखिए, मैं बोलने में साफ हूँ। मैंने मीडिया के मित्रों को भी कहा कि तुमको अगर गोली मारना है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम मारो ना, मेरे कंधे पे क्यों रखते हो। मैं पूना में था और वहाँ बैंकों के कार्यक्रमों में था। मैंने कहा बैंक में कभी नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। नुकसान और फायदे में संचालकों ने एक हो रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमने क्या राजनीति में कभी चुनाव हारते, कभी जीतते हैं, हार को भी स्वीकारते, जीत को भी स्वीकारते, और आज के हार में कल की जीत होती है, स्वीकार करके आगे जाते हैं। इतना मैंने कहा। तो
एक सरकारनामा करके सकाल का वेबसाइट वाले हैं, उन्होंने 11 बजे मेरा भाषण हुआ, 5 बजे वेबसाइट पर डाला कि अमित शाह ने चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। न मैंने अमित शाह का नाम लिया, न विधानसभा का चुनाव। ये कौन सी पत्रकारिता है? अच्छा, उसने यार लिखा हुआ और बाकी लोगों ने उसको टेक पूरा उठा लिया और चर्चाएं चालू कर दी। फिर आईबी के कार्यक्रम में करीब 1000-1500 पुलिस ऑफिसर के सामने मैंने कहा कि नेहरू जी ऐसा कहते थे कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है, अगर हम समस्या नहीं रहेंगे तो देश का विकास होगा। तो गडकरी ने नेहरू की तारीफ की करके वो चला दिया। फिर मैं हमारे पूरा समय कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में कार्यकर्ता थे, उनको कहा, और मैं अक्सर कहता हूँ, सब कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि पहला तुम्हारा उद्योग व्यवसाय करो, ईमानदारी से काम करो, 2 पैसे कमाओ, फिर काम करो। तो मैंने एक कार्यकर्ता का उल्लेख किया और उदाहरण बताया, और मैंने कहा कि मैंने कार्यकर्ता को कहा कि पहले अपना घर संभालो, फिर देश संभालो। जो घर अच्छा नहीं संभालेगा तो देश कैसे संभालेगा? तो उसका विपर्यास करके उल्टा लिख दिया। मेरे को लगता है मैं विजय मल्ल्या के बारे में मैंने जो पूछा था वो कहा था, वो सच है, पर ये जो मैंने नहीं कहा वो मेरे नाम पर डालना, तो ये पत्रकारिता की विश्वसनीयता इससे खत्म होती है। इससे मेरे आज भी भाषण आज यूट्यूब पर है। हाँ, पीड़ा होती है आपको? अच्छा नहीं लगता। मैं दमदार आदमी हूँ, बोलना है तो मैं डरता नहीं किसी से, मैं बोलूँगा। जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड है, आजकल तो हर यूट्यूब पे आता है। तो आप मेरे भाषण में करें तो जो मैंने कहा नहीं, जो मान नाम मैंने लिया नहीं, जो मेरा रेफरेंस नहीं, मेरे ऊपर के 10 वाक्य निकाल देना, नीचे के निकाल देना, और 6 कॉलम की न्यूज छाप कर चर्चा करना, और पहले दिन भर पेपर में लाना और शाम को टीवी पर 8 से 9 चर्चाएं करना, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। लेकिन ये स्वभाव आप छोड़ेंगे नहीं? आपका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देखिए एक बात पक्की है, मैं जो बोलता हूँ वही करूँगा, जो लगता है वही बोलूँगा, और जैसा करना है वही, जो पहनना है वही पहनूंगा, जो खाना है वही खाऊंगा। जनता के प्रति मैं वफादार हूँ, मैं नाटकबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों ने मुझे मेरे गुणों दोषों के साथ देखना चाहिए, जो अच्छे हो, क्योंकि कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। मेरे में सभी अच्छा ही है, ऐसा मेरा दावा भी नहीं है। मैं सबसे अच्छा नेता हूँ ये भी मुझे लगता नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी कोई कमी अधिक प्रमाण में गुण होंगे ही, पर लोगों ने मेरे गुणों को भी देखते समय मेरे दोषों को भी देखना चाहिए। मैं कोई छिपाना नहीं चाहता। सर, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में आपके फैंस हैं। बीच में बिल गेट्स आए थे दिल्ली में, आप उनको पोहा और तर्री खिलाए, उनकी इच्छा न होते हुए भी बेचारे ने खा लिया। उनकी पत्नी खुश हो गई और उन्होंने उनको डांटा कि व्हाई यू इंसिस्ट टू टेक दैट अमेरिकन ब्रेकफास्ट, और उसने ऐसा करके, वो तीखा था थोड़ा, वो खाती रही। उसका भी वहाँ इसको इतना आनंद आया, और उसने फिर कांचन थी उस दिन वहाँ दिल्ली में, उसने बनाया था, तो उसने कांचन को बोला इसकी रेसिपी मुझे बताओ। प्रीति जिंटा जी आई थी, उनको आप सारन पिलाए थे, जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ हुई। बाद में सलमान खान आए थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ आए थे। सलमान आपके फैन है, अमिताभ बच्चन साहब आपके फैन है। ये कैसे संभव होता है? इसके पीछे का क्या, आपका स्वभाव के क्या ऐसे गुण है? कोई देखो, मैंने छल कपट का रास्ता मेरे मन में नहीं है। मैंने मित्रों पर, दोस्तों पर, चाहे मेरे विरोधक हो, उनके ऊपर प्रेम किया है। अच्छे गुण जिनके होंगे उनका आदर किया है। वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, वकील हो, अलग पार्टी के नेता भी हो, अच्छा को मैंने अच्छा कहा, बुरा था तो गलत लगा तो गलत कहा, और मैंने कभी किसी के बुरा नहीं किया, और मैं करना नहीं चाहता। मैंने एक तय किया कि जीवन में करना है तो अच्छा करो, किसी का बुरा करने में, और हमारा जो बुरा सोचता है उसका भी बुरा मत करो। इसलिए सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपके पास आते हैं काम करने के लिए? देखिए, वो तो मैं नागपुर तक भी सीमित नहीं, कोई वर्धा से आता है, यवतमाल से आता है, सबके प्रति वैसे ही व्यवहार है। इसके पीछे मैं कोई पॉलिटिकली, वैसे मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और कैलकुलेटेड पॉलिटिकल लीडर भी नहीं हूँ। मुझे बहुत सलाहकार मिलते हैं, कोई बोलता है ऐसे कपड़े पहनाओ, ये मत बोलो, वो मत बोलो, संभाल कर बोलो, ऐसा मत करो। बोलता जान दो, जो होगा, जिसको देना दे वोट दे, नहीं देना नहीं देगा, अपना काम ठीक और हम ठीक। चुनाव के बाद में आप नागपुर को, विदर्भ को कहाँ देखना चाहते हैं? आपके मन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? नागपुर को हिंदुस्तान का नंबर 1 का सुंदर, स्वच्छ, ग्रीन शहर बनाना चाहता हूँ। विदर्भ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या खत्म करना, समाप्त करना, ये मेरे जीवन का मिशन है। बहुत कठिन काम है, पर ये भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि विदर्भ का एक भी किसान आत्महत्या ना करे, विदर्भ की इकोनॉमी अच्छी बने, और ये मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है। कठिन काम है, मैं सरकार के द्वारा प्रयास करता हूँ, फिर राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, लोग भी कर रहे हैं,
और कभी कभी मैं कहता हूँ मैं भी अपने तरफ से करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कैसे मार्ग निकाल सकता हूँ। हम सबके प्रयासों से एक दिन विदर्भ समृद्ध संपन्न बने, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ का एक भी किसान आत्महत्या न करे। ये मेरे जीवन में जिस साल में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन हो। थैंक यू सर। मैं आदरणीय नितिन जी का फेसबुक कट्टा पे आने के लिए दिल से स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।